ये एक प्रकार का मानसिक रोग है कि दो दोस्त कैसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं जब वो एक दूसरे की बहन को गाली देकर आपस में संबोधन करते हैं। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग आप आसानी से कर लेंगे। महिलाओं ने भी ऐसे गीत गाने बना रखे थे जिसके अंदर महिला संबंधी ही गलत प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। जब आपस में मनमुटाव रहता है और उस समय जब गालियां दी जाती हैं तो कैसे वो मर्डर तक पहुंच जाए। माँ बहन बेटी की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये बात की आदत हो चुकी है, इस बात को भी स्वीकार कर। 55% भारतीय गाली का प्रयोग करते हैं, 45% लोग गाली का प्रयोग नहीं करते। तो गालियां भी ट्रेंड में आती हैं। हमें अपनी माँ के मेनोपोज, अपनी पत्नी के प्री मेनोपोज का भी ख्याल रखना आना चाहिए। हमारे ही गांव के लोग मेरे खिलाफ हो गए, जो एक अलग लोकल लैंग्वेज, वहाँ पर इसका जो विस्तार है गालियों का वो बहुत बड़े स्तर पर है। एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति एक पत्रकार को माँ की गाली दे रहा है। ऐसा भी हुआ कि उन्हीं लड़कियों ने हाथों से हाथ बनाकर पूरी चेन बना के हमें बचाया। आपको चुनौती आएंगी, उससे पीछे नहीं हटना है। जगह मैटर नहीं करती, व्यक्ति मैटर नहीं करते, उसके प्रयास मैटर करते हैं। ये एहसास का सॉफ्टवेयर है। प्रधानमंत्री स्वयं 10 बार इस अभियान की तारीफ कर चुके हैं। मिलिए सुनील जागलान से। उन्होंने मुझे बताया कि उनका सेल्फी विद डॉटर कैंपेन कैसे पीएम मोदी से लेकर दुनिया भर के लोगों को पसंद आया। आजकल सुनील एक और मिशन पर काम कर रहे हैं, गाली बंद घर। क्यों महिलाओं को ही गालियों में ज्यादातर टारगेट किया जाता है, कैसे गालियां हमारी बातचीत का हिस्सा बनती जा रही हैं और इसे लेकर हम आप क्या कर सकते हैं। मैं रजनीश हूं, चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स विद रजनीश। जब आप इस कैंपेन को कर रहे थे तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि, और बात भी सही है कि ज्यादातर गालियों में पुरुषों के बजाय महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, टारगेट वो होती है जब भी कोई गाली बकता है। तो इसके पीछे की क्या वजह आपको नजर आती है? लोकोक्तियां, मुहावरे जो बने हुए हैं उनके अंदर भी महिलाओं को ही टारगेट किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा भी कहा जाता है। फिर कहा जाता है वोट और लड़की हमेशा जात वालों को दी जाती है। मतलब लड़कियों को लेकर ही सम्मान, इज्जत, ऐसी बातों को कह के उसके ऊपर दबाव तो बना लिया जाता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जाता है। पूरे 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की जो है, कॉमन क्या है? कॉमन है कि हम सभी का जन्म महिला के एक ही अंग से हुआ है, ये कॉमन है। उसी अंग को लेकर हमने अनेकों गालियां बना दी, उसी अंग को लेकर, उसी अंग से जुड़े हुए बहन के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में, या अन्य कोई महिला के रूप में। पीरियड और मेनोपोज के विषय पर बात करने पर चुप्पी छा जाती है, लेकिन गालियां जो हैं वो सीधे रूप से पब्लिक में या गुस्सा आने पर घर में भी दे दी जाती है। तो ये समझिए कि हमने जो कहानियाँ बुनी, वाक्य बुने, शब्द बनाए, मैं मानता हूँ शुरुआती तौर से ही इन शब्दों के अंदर पुरुष सत्ता रही, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक अगर आर्टिकल भी देखते हैं, एक आर्टिकल कटोरी है, एक आर्टिकल कटोरा है। कटोरी का साइज छोटा ही है, कटोरे का साइज बड़ा है। कटोरे का नाम कटोरी रखा जा सकता था और कटोरी का नाम कटोरा हो सकता था। महापुरुष है, महामहिला आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैं इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि आप ब्रदरहुड बोल लेते हो, सिस्टरहुड नहीं है। हिंदी में भी भाईचारा है, बहनचारा नहीं है। ये बात आपने बहुत सही बोली कि सम्मान सबको मिलना चाहिए, जेंडर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और महिलाएं आज काफ़ी आगे निकल रही हैं और ज़रूरत है कि इस तरह के सामाजिक मुद्दों को एड्रेस किया जाए। जब आप इस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस कर रहे थे और लोगों के बीच जाके इसके बारे में बात करनी आपने शुरू की कि हाँ ये चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो लोगों ने कैसे उसको रिएक्ट किया? शुरू में तो जब इस पे कहीं पर भी बात करें,
अगर मान लो मैं कहीं पर पूछता हूँ कि कितने लोग गाली देते हैं, तो लोग हंसेंगे, हंसते ही है, क्योंकि उनको लगता है कि सभी ही गाली देते हैं। और जब उस पर बात करते हैं शुरुआती तौर पर, तो लोगों को यूं भी लगता है कि ये कैसे छूट सकती है, क्योंकि वो तो उनके लिए ऐसा हो गया जैसे वो खाना खाते हैं भूख लगने पर, वैसे ही गाली देने की और गाली खाने की लोगों की आपस की आदत है। कुछ लोगों ने कोटेशन ऐसे कि दोस्तों के बीच तो मतलब गाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि गाली देना तो बहुत अच्छी बात होती है, इससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी साथ में आई। लोगों ने ट्रोलिंग भी की सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर कि भाई जब और कोई काम ही नहीं है क्या पूरी दुनिया में, जो इस विषय पर काम करने के लिए लग गए। तो मैं ही मानता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ कि शब्द जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और शब्दों पर काम करते हैं फिर वाक्य बनाना आदमी सीखता है, और ये शब्द और वाक्य ही किसी व्यक्ति का व्यवहार बनाते हैं, और उसी से फिर उसकी ज़िंदगी चलती है। शब्द अगर गलत बोले जाते हैं, घरों के अंदर गालियाँ दी जाती हैं, तो ये पहली प्रकार की घरेलू हिंसा भी है, फिर ये मानसिक हिंसा में तब्दील होती है। बुरे तरीके से बोले गए शब्दों को ज़िंदगी में कोई नहीं भूल पाता है। और ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कि शुरुआत जब आपस में मनमुटाव रहता है और उस समय जब गालियां दी जाती हैं, तो कैसे वो मर्डर तक पहुंच जाता है। आपने उसको कैसे टैकल किया कि आप गए और लोगों को ये बोला कि भाई गाली अच्छी नहीं है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर भी, आपके बच्चों के ऊपर भी, और फिर समाज के एक बृहद दायरे के ऊपर में भी। तो जब आप उनको बोलने गए, तो उन्होंने बोला कि ये तो हम आम तौर पे करते ही करते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, चाहे मजाक हो चाहे कुछ भी हो, बात बात में तो गालियां निकलती हैं और फिर वो आदतें बदल जाती हैं, तो हम इसको क्यों बंद करें, क्या जरूरत क्या है। गांव हो, शहर हो, या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस महकमे से जुड़े हुए हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट भी क्यों ना हो, सबका हमने परसेंटेज निकाला है प्रॉपर। और लोगों के साथ जब पहले बात करते हैं तो लोग हंसी के रूप में ही इस विषय को लेते हैं, और फिर हमने इस पर, क्योंकि साथ में सॉल्यूशन दे रहे थे हम कि गाली बंद घर का चार्ट बना हुआ है, उस पर डेट लिखी हुई है कि हर दिन आप काउंट कीजिए कि आप कितनी गाली देते हैं, या बच्चे काउंट करते हैं कि घर के अन्य सदस्य कितने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में हाँ है, लेकिन एक चीज जो सभी मानते हैं कि जब बातें कर ली जाती है कि हाँ गाली देना बहुत गलत होता है, नहीं देनी चाहिए, माँ बहन बेटी की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये बात की आदत हो चुकी है, इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए काम करने का मौका था कि बात तो गलत मान रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कानून के अंदर मान लो 3 महीने की सजा या 500 रुपए का जुर्माना है। कानून के अंदर है कि अगर अपशब्द बोले जाएं, किसी की मान समाज प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाए, तो वहां पर कानून तो बना हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से लोगों ने कभी एड्रेस नहीं किया। सिर्फ इस चीज की कमी थी, और गलत मानना और आदत पड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में मैंने स्कोप ढूंढा कि हाँ यहां पर काम किया जा सकता है। एटलीस्ट लोग ये तो मानते हैं कि हाँ नहीं, गाली तो नहीं देनी चाहिए। और जब अगर वो लेगेसी के रूप में पिता है, पिता के बाद उसका बेटा दे रहा है या उसकी बेटी दे रही है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने भी अनजाने में या जानकर उन गालियों को अपना लिया। तो जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो बच्चे हंसते हैं, गांव में जाते हैं तो लोग हंसते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन जब ये डायलॉग इस तरीके से हो जाता है कि दो दोस्त कैसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं जब वो एक दूसरे की बहन को गाली देकर आपस में संबोधन करते हैं। एक बार आंख बंद कीजिए और उस गाली को ब्रेक कर लीजिए, उसका संधि विच्छेद कीजिए कि उसका अर्थ क्या है। एक बार सोचिए कि आपके दोस्त ने आपको जो गाली दी उसका अर्थ क्या है, तो फिर लोग मतलब सीरियस हो जाते हैं, फिर वो मानते हैं। और ऐसा हमने अनेकों प्रयोगों में पाया है। आपने उस चीज पर टारगेट किया कि लोगों को ये समझाया जाए कि आम तौर पे जो गालियां दी जाती हैं हाँ। उसके असल मायने क्या है और आप उस पर जरा विचार कीजिए। तभी बेसिकली निशाना वो है ताकि उसके बाद ही चेंज की शुरुआत हो। हाँ बिल्कुल। और इसको मैंने एक नाम भी दिया कि ये एहसास का सॉफ्टवेयर है, समझिए। इसको हम दिलों में डाउनलोड करेंगे
और ऐसी जो गालियां हैं, ऐसी जो पुरुष सत्ता है, इस वायरस को हमारी जिंदगी से हम समाप्त करेंगे। तो वो चीजें लोगों को अच्छी लगी। अब पिछले कई सालों से 1 जनवरी को मुझे कितने मैसेज और कॉल आते हैं, सर हम वेट कर रहे थे कि हम ये रेजोल्यूशन ले नए साल में कि हम गालियां नहीं देंगे, हम दूसरों को समझाएंगे, हम अपने आसपास गालियां नहीं सहन करेंगे। कितने कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़की और लड़कियों ने खासकर कि सर यहाँ तो पुरुष बोलते ही गाली हैं, चुटकुले सुनाते हैं और बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है इन चीज़ों को। अगर हम आपकी वीडियो ना देखते तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये कितना बड़ा रोग है। तो ये सोशल मीडिया का क्या सही प्रयोग से हो सका? लगातार संवाद, एक व्यक्ति नहीं हूं मैं। अब जब आप देखते हो और उस विचार से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी अपने घर, अपनी गली, अपने गांव, अपने शहर में इस पर काम कर रहे हैं। इस चीज पर फोकस जाना कि गालियां किस तरीके से समाज को प्रभावित करती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने इसके बारे में ही काम करने के लिए क्यों सोचा? हम इतनी सारी बातें सोचते हैं, लेकिन एक बात जो कि हम सभी को जाननी चाहिए वो ये है कि क्या किसी भी देश की फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये गालियां कभी पढ़ाई गई? अगर इनमें किसी भी प्रकार का ऐसा भाव होता कि ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये सिलेबस में जरूर शामिल होती। मैंने स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल पर तो इसको पढ़ा नहीं, लेकिन इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो कि सोसाइटी से जो एजुकेशन मिलती है, वहां पर जो गालियां शामिल थी वो कहीं ना कहीं मेरे स्वयं के दिमाग का भी भोजन बनी और कभी कभी मेरे मुंह से भी वो गालियां 2014 से पहले निकल जाती थी। क्योंकि जब मैं सरपंच बना और उसके बाद ही मैंने सामाजिक सरोकार के विषयों को समझा, उस पर कार्य करना शुरू किया और मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी मिली, हु एम आई। वो जो मेरी यात्रा थी, उस यात्रा से ही निकला हुआ अभियान है गाली बंद घर। सभ्य समाज हो या फिर कम पढ़ा लिखा समाज हो, ज्यादा सफल समाज हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो या अध्ययन को लेकर हो, लगभग हर कोई, बड़ा बुजुर्ग, सब कोई मतलब वो गालियां देता है। लेकिन वही बात जब अपने घर की आती है तो घर में आप उसको परहेज करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा इससे सीखे। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आज चाहे अनचाहे, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, किसी न किसी तरीके से रूप में वो निकलता है। तो आपने इसको कैसे एड्रेस करने की सोची? पंचायत के तौर पे आपके पास बहुत सारे केस आते हैं गांव से जुड़े हुए, जिसपे आपको बीच में आकर उनको सुलझाना होता है, ये आपका रोल होता है। तो ऐसे ही जब एक केस था 2014 में और 2 पक्षों की आपस में लड़ाई हुई, वहाँ महिलाएं भी थी और कहा सुनी हुई, तो उन्होंने माँ बहन बेटियों की गाली उनके मुंह से निकली और मैं क्योंकि वहाँ मौजूद था तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये पहला कारण बना और इसी वजह से मैंने ग्राम पंचायत में रेजोल्यूशन पास किया कि अगर कोई गाली देगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, 500 रुपये का जुर्माना उन लोगों पर लगाया जाएगा। मेरा मकसद सीधा सा ये था कि लोग इस विषय के बारे में सोचने को मजबूर हों। कभी कभार मेरे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन 11 साल में एक सिंगल वर्ड मेरे मुंह से किसी भी प्रकार की कोई गाली नहीं निकली। मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। हमें इसे समाप्ति की ओर लेके जाना है। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, हमें ऐसा दिमाग का भोजन नहीं बनाना है। कितने लाखों लोगों ने इस अभियान को अपना के अपनी ज़िंदगी से गाली को आउट किया है। अगर कोई क्रिकेटर है या कोई ओलंपियन है, वो मेडल लेके आता है, इट्स गुड, हमारे देश के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्समैनशिप के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उसकी लहजे में, व्यवहार में गाली है, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि उसका अगर व्यवहार ऐसा गंदा है और
वो क्योंकि आइडियल बन चुका होता है लाखों लोगों का, तो मैं तो कहूँगा हमें तो ऐसी जीत भी नहीं चाहिए, हमें ऐसी सेंचुरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा व्यक्तित्व बनता है तो वो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। समाज को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है, फिल्म में फिल्म का हीरो, विलेन या कोई और कैरेक्टर एक्टर कुछ ऐसी चीज़ों को बोलता है जो गालियाँ होती हैं। फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फिर जब वो फिल्म हिट हो जाती है और उसके बाद उसके क्लिपिंग्स बनाए जाते हैं, फिर उसको ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है, तो गालियाँ भी ट्रेंड में आती हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो एक पैटर्न पर चलता जाता है और सोशल मीडिया ही है जो इस पर रोक लगाने के लिए सबसे माकूल औजार भी है, टूल भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी डायलॉग करने का जो प्लेटफॉर्म है वही बदला है तो डायलॉग कर ह्यूमन ही रहे हैं, चाहे वो बैठकी के रूप में हो या सोशल मीडिया पर अकेले या ग्रुप में हो। मैंने तो उस टूल को ऐसे देखा कि यूथ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़ा हुआ है, वहीं पर डायलॉग करने की ज़रूरत है। आज जब सोशल मीडिया पर गाली बंद घर को लेकर रील्स बन रही हैं, सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो लोग इसको लाइक कर रहे हैं। आप देखोगे 1 लाख लाइक के 1 लाख कमेंट्स के अंदर आप अगर देखोगे, हो सकता है कि 1000 कमेंट के अंदर कुछ बुरा लिखा हो, लेकिन आप देखोगे 99,000 के अंदर एप्रिसिएशन। आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, हमें सीखना है। तो मैं चीज़ें ये देखता हूँ कि दुनिया जो है वो बदलना चाहती है, उसमें एक विचार का अंकुर डालने की ज़रूरत होती है। आज बेशक से लोगों को लगता है कि सारी दुनिया ही गाली दे रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। जब बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक जर्नलिस्ट को गाली दी व्हाइट हाउस में। वहाँ एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, एक फेमस द कॉस्मोपॉलिटन की फीमेल जर्नलिस्ट। उसने मेरा इंटरव्यू किसी फेमस न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था फॉरेन। उसने एक स्टोरी की कॉस्मोपॉलिटन में कि जगह मैटर नहीं करती, व्यक्ति मैटर नहीं करते, उसके प्रयास मैटर करते हैं। कि कहाँ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति एक पत्रकार को माँ की गाली दे रहा है, और कहाँ गांव में रहने वाला भारत का एक युवक गाली रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये देखिए कि गांव की बात अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठी हुई जर्नलिस्ट तक पहुंच गई। उसको ये बात कितनी अच्छी लगी कि उसने पैरेलल जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को, उसके पैरेलल स्टोरी करने का सोचा। कितनी बड़ी बात थी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर साहस की बात है तो इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के लोगों के अंदर साहस की कमी नहीं है। सिर्फ अच्छे विचार देने की ज़रूरत है, उस पर लगातार बातचीत करने की और डायलॉग करने की ज़रूरत है। आपने एक सर्वे भी कराया था जो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई, उसके बारे में बताइए। गाली बंद घर अभियान के अंदर ये जो मुझे बताना था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम हैं कहाँ पर, लोगों को लगता है पूरी दुनिया गाली देती है। नहीं, 55% भारतीय गाली का प्रयोग करते हैं, 45% लोग गाली का प्रयोग नहीं करते। तो ये जो सेंटेंस कहा जाता है कि गाली तो सभी देते हैं, पहले मैंने उसको काउंटर किया है। फिर जिस स्टेट में जाता हूँ उस स्टेट के बारे में बात करता हूँ कि आपके हालात कैसे हैं। कोई कहता है कि मेरे स्टेट में तो ऐसी गाली नहीं है, फिर मैं उनको वो वर्ड बताता हूँ कि आपके यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अंदर महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग आप आसानी से कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब किसी प्रदेश के अंदर 8%, किसी के अंदर 15%, तो वो यूँ कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो 1% भी नहीं है। तो मैंने जब उनको उनके लोकल वर्ड्स बताए तो वो हैरान हो गए कि ये रिसर्च जो है पूरा डीपली किया गया है। आपको क्या लगा अपने सर्वे में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में गाली दी जाती है और सबसे कम कौन से राज्य में गाली दी जाती है, और इसके बीच में क्या ऐसा अंतर है कि जहाँ वो परसेंटेज एक जगह सबसे ज़्यादा है और किसी राज्य में सबसे कम? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहें या अकेला कश्मीर का क्षेत्र कहें, वहाँ पर भी कई जो स्टेट हैं वो 10% से कम वहाँ पर
महिला संबंधी जो गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं वो कम प्रयोग किए जाते हैं। दिल्ली जो हमारा स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पंजाब कश्मीर में सबसे कम गालियां बोली जाती दिल्ली हैं और और दिल्ली में सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। पंजाब है 78% के साथ, यूपी है 74 के साथ, फिर बिहार भी है, फिर उसके बाद आप हरियाणा भी है, इसके पीछे आप क्या कारण गुजरात देखते भी हैं? है। अब नॉर्थ ईस्ट भी ऐसे ही है कि वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, लेकिन मैं तो अगर 1% भी दी जाती है तो मैं तो उसको गलती मानता हूँ। वहाँ पर भी दी जाती है, लेकिन फीमेल लीडरशिप, महिलाओं का आगे आना, मतलब कुछ स्टेट्स में कहते हैं कि पैट्रियार्की की जगह मैट्रियार्की है। तो भाषा का जो भाव है और वो जिस तरीके से लिखी गई है, और अमूमन हमारी भाषा के अंदर जो त्रुटियां रही हैं वो लिखित रूप में नहीं रही, लेकिन लोकल लैंग्वेज के रूप में जो हर एक प्रदेश की के अंदर जो एक अलग लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पर इसका जो विस्तार है गालियों का वो बहुत बड़े स्तर पर है, वो मैंने पाया है। और वहाँ पर जो लोग उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जजेस भी बोलते हैं, आईएएस भी बोलते हैं, आईपीएस भी बोलते हैं। जैसे करप्शन का अमीर गरीब से ज़्यादा लेना देना नहीं है, कि मैं तो यूँ मानता हूँ कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करप्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास समझ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो उसके टूल्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही शब्दावली, उस शब्दावली के साथ शोषण करने का जो तरीका है वो भी उन्हीं के पास ज़्यादा होती है। और फिर जब हम काम करने लगे तो हम तो दूसरे देशों की भाषा को भी देख रहे थे, कि चाहे हम ब्रिटेन के अंदर देखें, यूएस के अंदर देखें, तो वहाँ पर भी यूजुअली ऐसे ही शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है। देश को विकासशील समझने का जो पैमाना है, जो किताबों में लिखा हुआ है वो अलग है, और जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो अलग है। जब तक इन दोनों चीज़ों में हम डिफरेंस और भेदभाव को कम नहीं कर पाते ना, तब तक हम असल समझ नहीं ले पाएंगे। आपको क्या लगता है, कोई भी चीज़ को चेंज करना होता है, किसी में बदलाव लाना होता है, तो उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो एजुकेशन, दूसरा अवेयरनेस, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो चीज़ें जल्दी चेंज होती हैं। आपका जो ये कैंपेन है गाली बंद घर, इसकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, और क्या कितना कुछ परिवर्तन अभी तक आ चुका है? मैं ये मानता हूँ कि फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन एक नंबर हम सोचे कि एकदम से ये बहुत बड़ी 50-60 करोड़ तक पहुंच जाए, वैसा नहीं है कि ऐसे एकदम से पहुंच जाएगा, लेकिन जागरूकता आनी शुरू हुई है इस विषय के बारे में। और दूसरा, महिलाओं ने भी इस पर बोलना शुरू किया है, क्योंकि आप देखोगे लोकल एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर भी महिलाओं ने भी ऐसे गीत गाने बना रखे थे जिसके अंदर महिला संबंधी ही गलत प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन उन्हें, जब तक आप किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, वो गीत नहीं बदलेंगे। हम तो इसको लेकर अनेकों प्रकार के नए प्रकार के गीत, नई प्रकार की शब्दावली का भी निर्माण करने के लिए लोगों को गाली बंद घर अभियान के अंदर शामिल कर रहे हैं। सबसे जरूरी, आपने सही कहा, सबसे जरूरी है किसी चीज़ को पहचानना, उसके बारे में सोचना, ताकि आप पहला स्टेप उठा सको। बिल्कुल। आपने गाली बंद घर कैंपेन किया, इसके अलावा भी आपका एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा है सेल्फी विद डॉटर, और काफ़ी इसको सराहा गया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अभी उसकी क्या स्थिति है? सेल्फी विद डॉटर को 10 साल पूरे हो चुके हैं। सेल्फी विद डॉटर 9 जून 2015 को शुरू हुआ था। गांव से ही वो अभियान शुरू हुआ। भारत का पहला ग्लोबल कैंपेन है। अब चाहे डेविड बेकहम ले, चाहे सेरेना विलियम्स ले, चाहे मैडोना ले, या सचिन तेंदुलकर ले, या महेंद्र सिंह धोनी ले, कोई भी ले, तो अब मीडिया के अंदर भी जो लाइन बनती है वो सेल्फी विद डॉटर, ये जो हमने कॉम्बिनेशन दिया 3 शब्दों का, वो प्रयोग किया जाता है, और उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो सेल्फी विद डॉटर का भाव है कि हम बेटियों के लिए सच्ची आज़ादी की मुस्कान लाने के लिए कोशिश करें। वो कैसे आएगा? सबसे पहले उसका जन्म, उसके जन्म की खुशी, फिर उसका पोषण, फिर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
और उसके प्रॉपर तरीके से उसके राइट्स, चाहे उसके अंदर आप उसके प्रॉपर्टी राइट्स शामिल कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हर साल देश भर में से ऐसे लोगों को चुनते हैं और उनको सेल्फी विद डॉटर अवार्ड देते हैं। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं 10 बार इस अभियान की तारीफ कर चुके हैं। प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट के द्वारा इस अभियान के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया और इसके अंदर लाखों जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। हर साल 70 से 80 हज़ार सेल्फी विद डॉटर www.selfiewithdaughter.org पे अपलोड हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि उसकी रीच जो है वो ऑटोमेटिकली लोगों ने ही बना रखी है। हम कोई कभी किसी उसका प्रमोशन सोशल मीडिया पे अलग से प्रमोशन कुछ नहीं करते हैं। लोगों को डेट याद रहती है, लोग उसको याद रखते हैं। जब फीमेल्स के लिए कुछ किया जाता है तो 5 जो बेसिक हैशटैग्स हैं उसके अंदर हैशटैग सेल्फी विद डॉटर जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए कि गांव का कैंपेन ग्लोबल कैंपेन में तब्दील हो गया। तो मैं जो दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं तो सिंपल उनसे कहता हूं कि आप सामाजिक सरोकार के किसी भी विषय को चुनिए, जिसमें आपको चुभन होती है उस विषय को चुनिए। उस पर काम जो है सबसे पहले अपने ऊपर कीजिए, फिर घर पर कीजिए, फिर जिस गली में रहते हैं वहाँ पर कीजिए। ये भी बहुत बड़ा काम है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लगातार सीखेंगे, लगातार करेंगे। और गांव से निकले हुए देखिए, चाहे सेल्फी अगेंस्ट डावरी कैंपेन हो, एक पेड़ लाडो के नाम हमने शुरू किया था, जिसको अब एक पेड़ माँ के नाम से प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया। लाडो पुस्तकालय अभियान हमने शुरू किया, बाल हितैषी पंचायत शुरू किया, महिला हितैषी पंचायत शुरू किया, AI फ्रेंडली पंचायत शुरू किया। इन सब में आज के दिन नेशनल अवार्ड क्रिएट हो चुके हैं। मुझे एहसास हुआ तो मैं बदल गया, और जिस दिन हमारे इन दर्शकों को भी एहसास होगा ये भी बदल जाएंगे, क्योंकि एहसास ही सबसे पहली कुंजी है। मतलब गाली बंद घर और सेल्फी विद डॉटर ही कैंपेन नहीं किया, बहुत सारे कैंपेन किए। ये कहा जा सकता है यू आर मास्टर ऑफ सोशल कैंपेन्स, और काफ़ी सक्सेसफुल रहे आपके कैंपेन। कुछ ऐसी स्टोरी आपके अंदर आपको शायद याद होगी जो लगता है कि सोशल कैंपेन करने के दौरान लोग अजीब से सवाल पूछते होंगे, लोग कुछ ऐसा पूछ देते होंगे, फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे इन्होंने पूछ दिया, ये तो मेरे जेहन में आया ही नहीं। क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद है? कई बार चैलेंज ऐसे भी आते हैं कि जैसे मैं बुर्का पर काम कर रहा था, भाई बुर्के में जितनी हमारी मुस्लिम बहनें थी वहाँ पर भी हम शुरू में उनके लिए कोई सिलाई सेंटर ओपन करते थे, फिर आहिस्ता से वहाँ छोटी सी लाइब्रेरी भी उसी एरिया में रख देते थे, फिर वहाँ कंप्यूटर सेंटर तक लेकर जाते थे, फिर उनको पुलिस के हेल्पलाइन नंबर भी बताते थे। तो वहाँ के जब पुरुषों को पता चला तो वो मेरे खिलाफ हो गए, और कई बार ऐसा हुआ उन्होंने हमें घेर लिया, ऐसा भी हुआ। और ऐसा भी हुआ कि उन्हीं लड़कियों ने हाथों से हाथ बनाकर पूरी चेन बना के हमें बचा लिया। तो किस्से इस प्रकार के भी हुए हैं हमारे साथ। चैलेंज गांव से लेकर सब जगह बार बार जरूर हुए हैं कि जब मैंने देश की पहली महिला ग्राम सभा कराई, उसमें सिर्फ महिलाएं थी, गांव में फीमेल फिटिसाइड होता था, हमने उसे रोकने की कसम खाई, और आज के दिन सबसे अच्छा सेक्स रेशियो के रूप में हमारा गांव जाना जाता है। जब इस देश में कोई बात नहीं करता था, हमने उसका फॉर्मूला ईजाद किया पंचायत के तौर पर। हमारे ही गांव के लोग मेरे खिलाफ हो गए। जब एक दिन मेरे डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन आया कि अरे तुमने तो कमाल कर दिया कि भाई देश की पहली महिला ग्राम सभा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिल्ली से फ़ोन आ रहे मेरे पास, बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा कि आप मेरे गांव की महिलाओं के साथ लंच कीजिए किसी होटल में, आप इन औरतों को बुलाइए, आप ये इनविटेशन दीजिए। उन्होंने दिया, हम जाने लगे तो गांव के लोगों ने टायर पंचर कर दिए जिन गाड़ियों में जा रहे थे। तो चैलेंज तो आते हैं, अनेकों प्रकार के आते हैं, प्रश्नों के रूप में कोई खड़े भी हो जाते हैं, कोई यूं भी कहते हैं ना ये थोड़ा हो सकता है, ये चीज़ें तो नहीं बदलेंगी। ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन हम संयमित तरीके से, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और ये चीज़ें संभव हैं कि हम गाली भी छोड़ दें, हम महिला हितैषी पुरुष भी बन जाए, हम एक दिन हैप्पी वीमेंस डे या हैप्पी मदर्स डे कहने वाले पुरुष ना बने। हमें अपनी माँ के मेनोपोज, अपनी पत्नी के परी मेनोपोज का भी ख्याल रखना आना चाहिए।
और हमें हमारी बेटी के पीरियड या अपनी बहन या उनके लिए घर के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें सैनिटरी पैड की उपलब्धता व उनके लिए आराम और खाने की जो चीज़ों की उपलब्धता होती है, ऐसे व्यक्तित्व बनने के लिए हमें थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। जब ये एहसास होने शुरू हो जाते हैं तो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है। हर कैंपेन में अलग अलग तरह की चुनौती आपको का सामना करना पड़ा। खास तौर पे ये गाली बंद घर को लेकर सबसे बड़ी चुनौती और अचरज वाली चुनौती क्या सामना करना पड़ा आपको? उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कि ये तो हमारी भाषा के अंदर समरसता लाती है, गाली के बगैर तो शब्द बन ही नहीं सकते, गाली के बगैर तो एकजुटता आ ही नहीं सकती, ये हमारे अंदर एकजुटता लेकर आई। तो इस प्रकार की बातचीत जो है जरूर हुई, लोगों ने असहमति दिखाई। आपने इतने सारे कैंपेन किए हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स भी बने हैं, ये सब कुछ कैंपेन ऐसे हैं गाली बंद घर जो आपको बेसिकली समाज के हर हिस्से, हर तबके में जाना है और लोगों को समझाना है। आप अकेले नहीं कर सकते, वॉलंटियर्स बनाने पड़ेंगे। वॉलंटियर्स जो बने उनके साथ कैसी समस्या आती है कि ये आप जा रहे हैं घर में, परिवार में और समाज के अंदर, और ये बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहली सीढ़ी शुरू होती है, वो भी एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। वो कैसे होता है, उनको क्या फेस करना पड़ता है? नहीं, सबसे पहले हम उनको लिए प्रॉपर मैं लीडरशिप का कोर्स कराता हूँ। हमने लोकल प्रॉपर लीडरशिप का कोर्स जो है वो तैयार किया है। पहले उनको वो सिखाते हैं संयमित कैसे रहा मैंने ये जाए। सवाल इसलिए भी आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और जो कुछ करना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर आपको चुनौती आएंगी, उससे पीछे नहीं हटना है, उसको टैकल कैसे करना है, यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो हमारे साथ वॉलंटियर आकर सीखते हैं या ऑनलाइन सीखते हैं, हम उनको पहले से बता देते हैं और उनको स्वयं भी ज्ञात होता है कि इस विषय पर काम करना सीधे रूप से आसान नहीं है। स्वयं रूप में संयमित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो हमने इसके लिए क्वेश्चनियर भी तैयार किए हुए हैं, वो भी इस प्रकार के हैं सभी के सभी, जिसके अंदर बहुत संयमित और अनुशासनात्मक तरीके से बातें पूछी जाती है। डायरेक्ट चीज़ पर हम कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि आप एक इतनी जनरेशन से चली आ रही चीज़ को चैलेंज कर रहे हो। अगर सीधे चैलेंज करोगे तो व्यक्ति जो है वो अनेकों प्रकार से आक्रामक हो सकता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि शुरुआत में ही किसी वॉलंटियर को उसके अंदर डाल देते हैं। जो वॉलंटियर हमारे साथ कम से कम 6 महीने काम करता है, वो इस हमारे पूरी ट्रेनिंग को सीख जाता है। और ट्रेनिंग देने के बाद ही हम उनको इस पूरे प्रोग्राम गाली बंद घर अभियान में शामिल करते हैं। उससे पहले हम सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी अगेंस्ट डावरी, बेटियों के नाम से पेड़ लगाना, गांव के अंदर से पुस्तकें इकट्ठी करके गांव के अंदर लड़कियों के लिए पुस्तकालय की स्थापना कराना, बच्चों के साथ बातचीत, बाल हितैषी पंचायतें कराना, उनके मुद्दे उठाना, ईमेल कैसे की जा सकती है, जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है वो ईमेल बनवाना, माई गाँव का ऐप उनको डाउनलोड कराना, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। वो करवा के उसके बाद हम गाली बंद घर अभियान और इसके बाद एक दूसरा अभियान है पीरियड चार्ट अभियान, हम इन विषयों पर आते हैं। गाली बंद घर से अब्यूज फ्री वर्ल्ड की तरफ अब ये अभियान जा रहा है। अब सही कहा है किसी ने, भाषा समाज का आईना होती है और किस तरीके की भाषा जो है हम इस्तेमाल करते हैं उससे ही हमारे आसपास का निर्माण होता है, हमारे समाज का निर्माण होता है और देश का निर्माण होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए लाइक्स और कमेंट्स के जरिए। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इंडिया टेल्स विथ रजनीश को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल्स को। देखिए, रजनीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी को रजनीश जी का इंडिया टेल्स विद रजनीश देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में फॉर्मल एजुकेशन के अलावा इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को कैसे सीखा जा सकता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व की कहानियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जिंदगी के क्यूरिकुलम का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसे आप क्यूरिकुलम मानकर आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।